दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों टीएचटी पीएचटी एलटी जीआईसी को फोकस करके हम लोग अपनी क्लासेस कर रहे हैं। एनसीईआरटी के निर्णय बैच में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं अध्याय नंबर 7। क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और आप जानते हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी में टोटल 22 चैप्टर हैं, जिसमें अध्याय नंबर 7 पे हम लोग पहुँचने वाले हैं। अगर देखा जाए तो 1/3 कोर्स हम कंप्लीट कर लिए हैं और आप सभी मित्रों का लगातार हमें प्यार मिल रहा है और आप लगातार हमें लाइक करके बताते हैं, शेयर करके बताते हैं और जो है चैनल को सब्सक्राइब करवा रहे हैं। आप सबका सपोर्ट के लिए, आप सबको इतने ज़्यादा सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन कि आप और हम मिलकर के एक बेहतर जर्नी की तरफ बढ़े हैं। और हमारा लक्ष्य एक है, सरकारी नौकरी लेना, साथ में आने वाली पीढ़ी को सही ज्ञान प्रदान करना। इस लक्ष्य और उम्मीद के साथ हम लोग लगातार आगे की तरफ सफ़र कर रहे हैं और अपने इरादे से हम संकल्पित हैं, दृढ़ संकल्प हैं कि हमारी नौकरी अवश्य मिलेगी। हम सभी लोग सक्सेस के उस पद को प्राप्त करेंगे जिसके लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ हम लोग आज स्टार्ट करने चल रहे हैं अध्याय 7 और आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला टॉपिक हमारा है प्राणी ऊतक, ठीक। दूसरा टॉपिक है अंग एवं अंग तंत्र और तीसरा टॉपिक है केचुआ, काकरोच और मेढक। आप जानते हैं कि आपके सिलेबस में इन तीनों का नाम लिखा गया, केचुआ को, काकरोच को और इसका, इन तीनों के बारे में हमारे सिलेबस में दिया गया है। इतना नहीं, हमारे सिलेबस में कबूतर के बारे में भी दिया गया है, ठीक है। इन सबको हमको पढ़ना है, बाकी ह्यूमन के बारे में तो पढ़ना ही है, तो इन सबको हम लोग पढ़ेंगे। बहरहाल पहले हमारी टॉपिक है ऊतक तंत्र। उसके पहले एक नज़र इस प्रकार से हम लोग डाल लेते हैं पूरे सिस्टम पे। और एक बात मैं आपको बता दूं, पूरा जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ऊतक लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऊतक लिखते हैं। हम छोटा छोटा कोशिश करेंगे लिखें ताकि आप समझ सकें। तो दो हमारे तो होते 5 किंगडम हैं, लेकिन हम उसमें से 2 किंगडम की बात करेंगे। एक किंगडम का नाम होता है पादप जगत और दूसरे का नाम होता है जंतु जगत। क्या होता है? जंतु जगत, ठीक है। पादप जगत में 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। एक को आप लोग कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, और दूसरे को क्या कहते हैं, परमानेंट या स्थायी टिश्यू। इन दोनों के बारे में पीछे वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 भागों में बांट दिया गया, जिसे हम लोग विभजोतक ऊतक कहते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी। फिर से बताते हैं, एपिकल मेरिस्टम जिसे शीर्षस्थ विभजोतक कहते थे, लेटरल मेरिस्टम और कौन सा, इंटरकैलरी मतलब अंतर्वेशी। परमानेंट टिश्यू का अगर हम बात करें तो परमानेंट टिश्यू को हम लोग कितने भागों में डिवाइड कर दिए? परमानेंट टिश्यू को हम लोग डिवाइड कर दिए 2 भागों में। कौन कौन से? सिंपल परमानेंट यानी सरल ऊतक, सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक को फिर 3 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन सा? जल्दी से बताइए, मेरे साथ बोलते रहिए। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जबकि जटिल ऊतक को हमने कितने भागों में बांट दिया? जटिल ऊतक को हमने 2 भागों में बांट दिया, जाइलम में और फ्लोएम में। जाइलम में और फ्लोएम में, ठीक है। फिर जाइलम के हम लोग पिछले अध्याय में चर्चा हम कर चुके हैं, फिर से आपको रिवीजन करा रहे हैं। फिर हमने जाइलम को 4 भागों में बांट दिया था। किसमें किसमें? जाइलम में को 4 भागों में। किसमें? ट्रैकिड्स में, बेसल्स में और उसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा में और जाइलम फाइबर में। उसी तरह से फ्लोएम को भी 4 भागों में बांट दिया गया है। इतनी सारी चीज़ों के बारे में उसके बाद प्लांट का संगठन जो था, यानी पादप संगठन के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने ये भी पढ़ा था कि प्रोटोजाइलम क्या होता है, मेटाजाइलम क्या होता है, कब प्रोटोजाइलम होता है, कब मेटाजाइलम होता है। इन सभी टॉपिक को हमने बड़ी बेहतर तरीके से कवर किया है पिछले अध्याय में, पिछले वीडियोज में। निर्णय बैच के आप प्लेलिस्ट में जाकर के इन सभी टॉपिक को देख सकते हैं। अब हम लोग दूसरी तरफ नज़र डालते हैं और दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है जंतु ऊतक। कौन है? जंतु ऊतक। जंतु ऊतक को हमने 4 भागों में बांट दिया। अब आज की टॉपिक स्टार्ट हो गई। हम चाहते हैं कि आप कंसंट्रेट हो जाएं और अपने सभी मित्रों को शेयर तो आप करेंगे ही, ठीक है। कंसंट्रेट हो जाइए और कंसंट्रेट होकर के अब बात को पूरी सुन लीजिए। जितना इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सब कुछ हम पहले आपके साथ डिस्कस कर देना चाहते हैं कि आज हम लोग कहाँ तक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, पहला जो हमारा ऊतक होता है, इसे हम लोग इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। बहुत सारे हमारे मित्र होंगे जो इंग्लिश में जानना चाहते होंगे। इसे टिश्यू कहा जाता है, ऊतक, जंतु ऊतक, ठीक है। एनिमल टिश्यू कहते हैं, इसको ऊतक कहते हैं। टिश्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। क्लियर है यहाँ पर? अब इसके बाद हम थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे ताकि आप आसानी से उसको समझ सकें। यहाँ पर आ जाते हैं, पहला हो जाता है एपिथेलियम ऊतक। कौन सा? एपिथेलियम ऊतक, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में उपकली ऊतक। 2 शब्द लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा। एपिथेलियम ऊतक, उपकली ऊतक, ठीक है। दूसरे को हम लोग कहते हैं संयोजी ऊतक, ठीक है। संयोजी ऊतक,
जिसे हम लोग कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरे को कहते हैं मस्कुलर ऊतक यानी मांसपेशी ऊतक। और चौथे कहते हैं नर्व टिश्यू, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी बता दिए। नर्व टिश्यू को ही क्या कहा जाता है? बोलिए भाई। नर्व टिश्यू को क्या कहते हैं? आपको तंत्रिका तंतु ऊतक कहते हैं। ठीक, कितने चीज़ों के बारे में हो गया? एपिथेलियम, उपकली ऊतक, संयोजी ऊतक, उसके बाद कौन है आपका ये मस्कुलर ऊतक, और उसके बाद नर्व टिश्यू। इतनी सारी चीज़ें, 4 प्रकार के ऊतक होते हैं, यानी पादप में 2 प्रकार के और जंतु में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। हो गया यहाँ तक? मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये सारी चीज़ें याद हैं। नहीं याद है तो आप ऐसे याद कर लीजिए, बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं। बायोलॉजी सबसे आसान है, बस आप थोड़ी सी टर्मोलॉजी, थोड़ी सी चीज़ों पे काम कर लीजिए, थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, आसान हो जाएगा। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ लीजिए, बहुत आसान है, कठिन नहीं है। लोग डरवाते हैं कोर्स बहुत है, बहुत आसान है। बायोलॉजी से आसान कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक है, आप बायोलॉजी से प्यार करके देखिए, बेवफा नहीं है, आपके साथ साथ चलने वाली है और आपको जॉब भी दिलाने वाली है। बहुत अच्छी है हमारी बायोलॉजी। ठीक है, आप इस पर उम्मीद करिए और विश्वास रखिए कि ये आपके भरण पोषण में सहायक होगी और आपको ना सिर्फ नौकरी दिलाएगी बल्कि एक सम्मान की लाइफ भी दिलाएगी। तो इस सम्मान की लाइफ पाने की जर्नी आप शुरू कर चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जर्नी आपके सक्सेस को पूरा कराएगी और आप एक सफलता का परचम लहराएंगे, जिससे आपके दुश्मन थर 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 कांपेंगे। ठीक है, ये मजाक की बातें थी, कोई दुश्मन नहीं होता, हर इंसान अच्छा होता है। नज़रिया अच्छी बुरी होती हैं और नज़ारे अच्छे बुरे हो जाते हैं। कोई दुश्मन नहीं है, सब लोग हित हैं, सभी लोग आपके चाहने वाले हैं और आपको सभी लोग प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है, बस अपने दिमाग का वहम होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, उस बात को वहीं छोड़ देते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे ऊतक कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जल्दी बता दीजिए। उपकली ऊतक, संयोजी ऊतक, तीसरा कौन है? थोड़ी सी फ्लो की वजह से दिक्कत हो रही है, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? मांसपेशी ऊतक, और लास्ट हो जाएगा, जल्दी बताइए कौन सा? तंत्रिका ऊतक। क्लियर है? ये 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। फिर वही ऊतक अंग बनाते हैं। अंग से फिर किसका निर्माण होता है? अंग तंत्र का निर्माण होता है। और अंग तंत्र के बाद किसका निर्माण हो जाता है? बताएंगे। अंग तंत्र के बाद किसका निर्माण हो जाता है? शरीर का निर्माण हो जाता है। तो स्टार्ट किया जाए। मुझे लगता है टॉपिक को बेसिक चीज़ें हो चुकी हैं, आप सब जान गए हैं। तो आज हम लोग प्राणी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे चारों ऊतक को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे, 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे और फिर 1 सेकंड वेट करने के बाद हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ जाएंगे। बस 1 सेकंड आप वेट कर लीजिए। हेलो, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आपने पिछले अध्याय में प्राणी ऊतक के अनेक, ठीक है, प्राणी जगत के अनेक एक कोष की व बहु कोष की जीवों का अध्ययन किया। आपने पढ़ा था एक कोष की जीव कौन कौन से होते हैं? तो एक कोष की जीव के बारे में आपने पढ़ा था और उसके बाद आपने किसके बारे में पढ़ा? बहु कोष की जीव के बारे में। एक कोष की जीव में आपका अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, यूग्लिना आता है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है? जल्दी बताइए। प्लाज्मोडियम आ जाते हैं। इस सभी किस में आते हैं? एक कोष के में आ जाते हैं। बहुकोष की जीवों में आप बताएंगे कौन आते हैं? जल्दी बता दीजिए। बहुकोष की जीवों में पोरीफेरा से लेकर के और ऊपर के जितने एनिमल होते हैं सब बहुकोष की माने जाते हैं। ठीक है, एक कोष की प्राणियों में जीवन की समस्त क्रियाएं, जो भी जीवन के मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, जीवन की समस्त क्रियाएं मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन, जैसे कि पाचन, ठीक है, डाइजेशन, रिस्पायरेशन मतलब श्वसन, रिप्रोडक्शन मतलब जनन आदि एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होता है। बहुकोष की प्राणियों में जटिल शरीर में उपर्युक्त आधारभूत क्रियाएं भिन्न भिन्न कोशिका समूहों द्वारा व्यवस्थित रूप से संपन्न की जाती। कह रहा जो मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं उनमें ये क्रियाएं क्या होती हैं? अलग अलग कोशिकाओं के द्वारा, विभिन्न क्रियाओं के द्वारा, कोशिकाओं द्वारा बना होता है। ठीक है, संपन्न होती है। कह रहा अलग अलग कोशिका समूहों द्वारा इसे व्यवस्थित किया जाता है और किया जाता है। ठीक, सरल प्राणी हाइड्रा का शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना है। प्राणी सरल है, हाइड्रा नाम है इसका, और इसके बारे में आप जानते हैं कि इसके शरीर विभिन्न कोशिकाओं से बना हुआ है, जिनमें प्रत्येक कोशिका की संख्या हजारों में होती है। मानव का शरीर अरबों कोशिकाओं का बना हुआ है जो विविध कार्य संपन्न करता है। ये कोशिकाएं शरीर में एक साथ कैसे काम करती हैं? बहुकोशिकीय प्राणियों में समान कोशिकाओं का समूह अंतर कोशिकीय पदार्थों सहित एक विशेष कार्य करता है। कोशिकाओं का ऐसा संगठन ऊतक कहलाता है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना होता है। ये सब ऊतक एक विशेष अनुपात एवं प्रतिरूप से संगठित होकर अंगों का निर्माण करते हैं, जैसे आमाशय,
फुफ्फुस, हृदय और वृक्क। जब दो या दो से अधिक अंग अपनी भौतिक, रासायनिक, पारस्परिक क्रियाओं में एक निश्चित कार्य को संपन्न कर अंगतंत्र का निर्माण करते, जो मैंने बताया कि वही अंगतंत्र, पहले अंग बनेगा, फिर अंगतंत्र बनेगा, अंगतंत्र से किसका निर्माण हो जाता है? शरीर का निर्माण हो जाता है। चलिए उसको छोड़ करके यहाँ पाते हैं, प्राणी ऊतक पढ़ते हैं और एक एक करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोशिका की संरचना, ध्यान से देखिएगा, कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती है। ध्यान से पढ़िएगा, कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार क्या हो जाती है? बदल जाती है। किसके कार्य के अनुसार? उसके कार्य के अनुसार बदल जाती है। क्या? कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार क्या होती है? बदल जाती है। इस प्रकार ऊतक विभिन्न भिन्न भिन्न होते हैं और मोटे तौर पर विभिन्न 4 प्रकारों से वर्गीकृत किया गया। कितने प्रकारों से? 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया। कौन कौन से हैं? जैसे आपका हो जाता है कौन सा? उपकलीय ऊतक पहला है, दूसरा कौन सा है? संयोजी ऊतक है, तीसरा कौन है? पेशी ऊतक है और चौथा कौन है? तंत्रिका ऊतक है। कितने प्रकार के ऊतक से इसे संगठित किया गया? 4 प्रकार के ऊतक होते हैं, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक की अगर हम बात करें तो उपकला ऊतक में आप आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, उपकला ऊतक में क्या दिया गया है? हम उपकला ऊतक को सामान्यतः उपकला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपकला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपकला कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते टीजीटी पीजीटी में। ठीक है, ये छोटे बच्चों के लिए, नर्सरी वाले। ठीक, इस ऊतक में एक मुक्त, ठीक है, इस ऊतक में एक मुक्त अस्तर होता है। क्या होता है? एक मुक्त अस्तर होता है जो एक ओर तो देह तरल और दूसरी ओर बाह्य वातावरण के संपर्क में रहता है। ध्यान से देखिएगा, अब ये पूछा जाएगा आपसे, ये बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि इस ऊतक में एक मुक्त अस्तर होता है जो एक ओर तो देह तरल, यानी एक तरफ इसमें से तरल पदार्थ निकल रहा होता है और दूसरी ओर क्या होता है? बाह्य वातावरण के संपर्क में रहता है। ठीक, इसका जो हिस्सा होता है, कह रहा है एक तरफ तो एक किससे जुड़ा रहता है? जल्दी बताइए। एक तरफ तो ये तरल भाग निकलते रहते हैं जिसे म्यूकस कहा जाता है और दूसरी तरफ ये वातावरण के डायरेक्ट संपर्क में होता है। इस प्रकार देह का आवरण तथा आस्तर, जिसे लाइनिंग कहते हैं, का निर्माण करता है। कोशिकाएं अंतरकोश की आधात्री द्वारा दृढ़ता पूर्वक जुड़ी रहती हैं। उपकला ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। उपकला ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल उपकला ऊतक कौन है? सरल उपकला ऊतक। और संयोजी उपकला ऊतक कौन है? सरल उपकला ऊतक और दूसरा कौन है? संयोजी उपकला ऊतक। ठीक, सरल उपकला ऊतक एक ही स्तर का बना होता है। ध्यान से देखिए, सरल उपकला ऊतक किसका बना होता है? एक ही स्तर का बना होता है। कितने स्तर का? एक ही स्तर का बना होता है। कौन? सरल उपकला ऊतक। तथा यह देह गुहाओं, कहाँ पे पाया जाता है? देह की गुहाओं में पाया जाता है, वाहिनियों में पाया जाता है, ठीक है, और नलिकाओं में आश्रित होते हैं, यानी पाए जाते हैं। संयुक्त उपकला कोशिकाओं की 2 या 2 से अधिक स्तरों की बनी होती हैं। इसका कार्य रक्षात्मक है, जैसा कि हमारी त्वचा, जैसे कि क्या है? हमारी त्वचा। देखिए, इसका रक्षात्मक कार्य होता है जैसे कि हमारी त्वचा करती है। कोशिका के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर तरल उपकला ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हो जाते हैं? 3 प्रकार के। जैसे सल्की, जिसे स्क्वेमस उपकला कहते हैं, ठीक, घनाकार क्यूबाइडल उपकला कहते हैं, ठीक, उपकला तथा स्तंभाकार कॉलमनार कहते हैं। कितने प्रकार के हो जाते हैं? कह रहा सरल उपकला ऊतक जो है, ध्यान से देखिएगा, सरल उपकला ऊतक कितने प्रकार के हो जाते हैं? सरल उपकला ऊतक 3 प्रकार के हो जाते हैं। जटिल बाकी है भी, ठीक है, सॉरी जटिल नहीं, संयुक्त, ठीक है, माफ करिएगा, संयुक्त। सरल और संयुक्त 2 होते हैं ना उपकला ऊतक, तो उसमें से एक को कहते हैं सिंपल, एक को कहते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो उसे आप यहाँ कह सकते हैं। तो कह रहा सरल उपकला ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सल्की, जिसे स्क्वेमस कहते हैं, उपकला घनाकार क्यूबाइडल और क्यूबाइड, और स्तंभाकार कॉलमनार कहलाता है। ठीक है, ये आपको 3 संरचना दिखाई पड़ रही हैं। आप इसको देख करके सल्की, घनाकार, लंबी और स्तरित कोशिकाएं आप देख पा रहे हैं। एक के बारे में पढ़ते हैं, सल्की उपकला ऊतक के बारे में। पूरा कवर करना है, आप बीच में छोड़िएगा नहीं, पूरा पढ़ के चलिएगा। ठीक है, देखिए 1 सेकेंड रुक जाइए, ये कहाँ चला गया भाई? हाँ, चला जाओ। कह रहा सल्की उपकला ऊतक आपका पहला हो गया यह, ठीक है, सल्की उपकला ऊतक क्या हो गया? यह एक चपटी नलिकाओं के पहले स्तर से बनता है। कह रहा है यह एक चपटी नलिकाओं के पतले स्तर से बनता है जिसके किनारे अनियमित होते हैं। इसका किनारा कैसा होता है? अनियमित होता है।
यह ऊतक रक्त वाहिनियों की भित्तियों में तथा फेफड़े के वायु कोष में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? रक्त वाहिनियों की भित्तियों में तथा फेफड़े के वायुकोष में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? रक्त वाहिनियों की भित्तियों में तथा फेफड़े के वायुकोष में पाए जाते हैं। और यह विसरण सीमा का कार्य करती है। किसका काम करती है? विसरण का काम करती है। डिफ्यूजन आप जानते होंगे, डिफ्यूजन का काम करती है। ठीक है, नंबर 2 पे आ जाते हैं। कौन है? घनाकार उपकला है। कौन है? घनाकार उपकला है। यह ऊतक एक स्त्री घन जैसी कोशिकाओं से बना होता है। यह समानता वृक्कों की नलिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, किसमें? नेफ्रॉन में पाए जाते हैं के भागों में तथा ग्रंथियों में की वाहिकाओं में पाया जाता है। इनका मुख्य कार्य श्रवण और अवशोषण है। श्रवण मतलब क्या है? यहाँ पे कुछ सिक्रीट करते हैं और कुछ अवशोषित करते हैं। ठीक है, क्या है? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन है। वृक्कों के समीपस्थ नलिकाएं जिसे कॉन्क्लूटेड ट्यूब कहते हैं आप, सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्माकुर माइक्रोबिली होते हैं। ठीक, जिसमें वो श्रवण और ये अवशोषण का कार्य होता है। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने आपका जो डिज़ाइन किया पूरा कोर्स, वो कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन है। ध्यान से पूरी बात सुन लीजिएगा, बंद मत करिएगा, पूरी बात सुनिए, आपके लिए बेहतर है। पहले हमने कोर्स को डिजाइन किया, हम लोग हिंदी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ेंगे। हमारे 38 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 38 चैप्टर हैं। और पूरे चैप्टर को हम लोग हिंदी के माध्यम से जैसे पढ़ रहे हैं इसी तरह से पूरा ख़त्म करेंगे। आप हमें सपोर्ट करें ना करें, देखें ना देखें, अगर 10 लोग 20 लोग भी देख रहे हैं, हम भी इतनी कम वैल्यू लेके चल रहे हैं, तो भी हम पूरा वीडियो बनाएंगे और सभी टॉपिक का बनाएंगे। अगर आप अपना बेटर चाहते हैं तो आप पूरा वीडियो देखा करिए। देखिए, अगर आपको आ रहा है तब भी आप रिवीजन के तौर पे देखिए, स्पीड बढ़ा करके रिवीजन तौर पे देखिए क्या जा रहा है, आपको सुनना ही तो है। ठीक है, दूसरा जो हमने डिज़ाइन किया है वो है हमारा एलटी के सिलेबस के हिसाब से हम पूरा कोर्स कवर करने चल रहे हैं, जिसका हमने आरंभ भी कर दिया। नाम है आरंभ है प्रचंड। आरंभ है प्रचंड नाम से ये चल रहा है आपका, और 4 वीडियो आरंभ है प्रचंड नाम से आपका है। अगर आप नहीं जुड़े हैं तब भी आप जुड़िए और आप उसका हिस्सा बनिए। तो हमने आपसे कहा कि हम 3 प्रकार से करने वाले हैं। एक तो आपका हिंदी की पूरी क्लास करने वाले हैं, दूसरा आरंभ है प्रचंड करने वाले हैं, तीसरा आपके जो एनसीईआरटी है इंग्लिश वाली, एनसीईआरटी है इंग्लिश वाली, उसका हम लोग की नोट्स बने। जैसे यहाँ पे हम क्यूबाइडल एपिथेलियम पढ़ लेते हैं, इसको क्या नाम है, कॉलमनार एपिथेलियम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है उसका एग्जाम्पल का कहाँ पाया जाता है, ऐसे 3 पॉइंट की पॉइंट के रूप में, कीवर्ड के रूप में बनाने वाले पूरी एनसीईआरटी का। और 38 चैप्टर को हमारा विश्वास है कि हम 38 घंटे में कवर कर सकते हैं। मतलब हर संडे को इसका क्विक रिवीजन अब रहेगा और एक एक यूनिट का हम लोग मानना आएंगे, और 4-4 5-5 घंटे हर संडे को ज़बरदस्त रिवीजन चलेगा। पूरी एनसीईआरटी जुबान पे इस तरह से रटी होनी चाहिए जैसे छोटे बच्चे टेबल रटते हैं, उस तरह से, ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन हमारा मिस ना हो। पूरी प्लानिंग ये है, आप इसका हिस्सा बनेंगे, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, जिसे कहते हैं रटाना। हम रटाने का काम करेंगे। देखिए, ये शिक्षा की पद्धति नहीं है, पढ़ाने की पद्धति नहीं, रटना रटाना। ठीक है, हमने भी सीटेट पढ़ा है, हमने भी सी वगैरह पढ़े हैं, आपके जो भी नियम है सीटेट के, ठीक है, मनोविज्ञान वगैरह के। आप चाइल्ड नहीं हैं, हम आप बच्चे नहीं हैं। ठीक है, हमें आपको एन केन प्रकार ऋण कल बल छल कपट, इस नारे पे एक साथ मैं नहीं चलता, लेकिन एन केन प्रकार ऋण के साथ मैं ज़रूर चलता हूँ। आपको जितनी शिद्दत से परिश्रम करनी कर लीजिए, उसके बाद तो आपको पढ़ाना ही होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको याद करना ही है, तो आप कर लीजिए। उसी लिए मैं आपको रटाने के लिए वो सारी चीज़ें तैयार कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप उसका हिस्सा बनेंगे, उसका लाभ अवश्य उठाएंगे। हम आपका इंतज़ार करेंगे इस भंडारे में, और फिर हम लोग मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा हमारा है स्तंभाकार उपकला ऊतक। ठीक है, आप भूल गए होंगे, मैं आपको याद दिला दूं। हम लोग उपकला ऊतक पढ़ रहे थे, और उपकला ऊतक में हमने क्या क्या पढ़ा था, फिर से ऊपर से आ जाइए। हमने कहा कि उपकला ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, सरल उपकला ऊतक, संयुक्त उपकला ऊतक। ठीक है, फिर मैंने कहा कि सरल उपकला ऊतक 3 प्रकार के हो जाते हैं, एक सल्की उपकला ऊतक, फिर मैंने कहा घनाकार उपकला ऊतक, और तीसरा होता है कॉलमनार उपकला ऊतक। तो स्तंभाकार उपकला ऊतक अब हमको पढ़ना है। लंबी और पतली कोशिकाओं का एक स्तर का बना होता है। केंद्रक प्राय कोशिका के आधारी भाग में होता है। मुक्त सतह पर प्राय सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। सूक्ष्मांकुर आमाशय, आंत और आंतरिक आस्तर में पाए जाते हैं। यह श्रवण और अवशोषण में सहायता करते हैं। यदि स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर पक्षमाभ होते हैं तो इन्हें पक्षमाभी यानी सिलिएटेड उपकला कहते हैं। इनका कार्य कणों अथवा श्लेष्मा की उपकला की सतह पर एक
निश्चित दिशा में ले जाना है। यह मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? श्वसनिका, जिसे ब्रोंकाइटिस आप कहते हैं या ब्रांचियोल कहते हैं, ब्रांची कहा जाता है, या डिम्ब वाहिनी। डिम्ब वाहिनी मतलब फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पर आप देख सकते हैं फैलोपियन ट्यूब नलिकाओं में जैसे खोखले अंगों में के भीतर सतह पर पाए जाते हैं। कुछ स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं में श्रवण की विशेषता होती और ऐसी उपकला को उपकला ग्रंथियां कहते हैं, जिसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। इसके दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक कोशिका जो पृथक ग्रंथिल कोशिका का बना होता है, जैसे आहार नाल की कलश कोशिकाएं ग्लोबुलेट सेल, तथा बहुकोश जो कोशिकाओं के पुंज उदाहरण लार ग्रंथि का बना होता है। स्राव कोशिका में स्राव के निष्कासन के आधार पर ग्रंथियों के दो भाग में विभाजित किया जा सकता है। इन्हें बहिस्रावी ग्रंथियां तथा अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। बहिस्रावी ग्रंथियों से श्लेष्मा, लार, कर्णमोम, तेल, दुग्ध और उसके बाद आमाशय एंजाइम अन्य कोशिकाओं का उत्पादन होता है, यानी श्रावण होता है। ठीक है, स्रावित होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें? श्लेष्मा निकलता है, म्यूकस कहते हैं। लार निकलती है, आप जानते हैं। कर्णमोम निकलते हैं, कान में जो आपका कुछ कान में वैक्स निकल जाता है ना, धूल कण जाने से वो निकल जाता है। तेल निकलते हैं, ठीक है। दुग्ध निकलता है, दुग्ध का श्रावण होता है। और आमाशय में एंजाइम निकलता है। मैंने सुबह वाले क्वेश्चन में पूछा था, तो रेनिन एंजाइम होता है जो दूध के पाचन के लिए जरूरी होता है। सब वाहिनियाओं तथा नलिकाओं के माध्यम से निर्मुक्त होते हैं। इसके विपरीत अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिकाएं नहीं होती। इसके उत्पादक हार्मोन है जो सीधे उस तरल में छोड़े जाते हैं जो ग्रंथि स्थित होती है। उपकला ऊतक एक से ज़्यादा कोशिका स्तरों की बनी होती हैं और इस प्रकार श्रवण और अवशोषण में अपनी भूमिका सीमित है। इसका मुख्य कार्य रासायनिक तथा यांत्रिक प्रतिबलों की रक्षा करना। यह त्वचा की शुष्क सतह, मुख गुहा की नम सतह पर ग्रसनी लार ग्रंथियों और अग्न्याशय की वाहिका में भीतरी स्तर को ढकता है। उपकला की सभी कोशिकाएं एक दूसरे से अंतर कोशिकीय पदार्थों से जुड़ी रहती हैं। लगभग सभी प्राणी ऊतकों में कोशिकाओं के विशेष जोड़ व्यक्तिगत कोशिकाओं को संरचनात्मक और क्रियात्मक संधि प्रदान करते हैं। उपकला और अन्य ऊतकों की 3 प्रकार की संधियां पाई जाती हैं। ये है दृढ़, स्पंजी तथा अंतराली संधियां। दृढ़ संधि पदार्थों को ऊतक से बाहर निकलने से रोकती हैं। असंजी संधियां पड़ोसी कोशिकाओं से कोशिका द्रव्य को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती हैं। और अंतराली संधियां आयनों तथा छोटे अणुओं और कभी कभी बड़े अणुओं के तुरंत स्थानांतरित करने में सहायता करती हैं। वे ऐसा संलग्न कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़कर करती हैं। तो ये हमारी टॉपिक कंप्लीट होती है किसकी? एपिथेलियम ऊतक की, यानी एक टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संयोजी ऊतक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय